हेलो एंड वेलकम टू पब्लिक वॉइस और मैं हूं आपका मेजबान हमजा इश्तियाक। अगर ये 5 दिन तक मुकदमा कोई एप्लीकेशन नहीं थी वहां पे पड़ी तो जिस बंदे को उन्होंने पकड़ के बिठाया हुआ था वो किस कानून के तहत पकड़ा हुआ? तो आईजी साहब ने और पुलिस ने कानून की धज्जियां उड़ा के जी नाम दिए, वो नाम लिखते और उसके बाद खारिज कर देते, कहते जी तफ्तीश में शामिल, पता नहीं चला। अहमद मुफ्ती साहब हमारे कानून हमारे साथ मौजूद हैं। सर बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। इनसे इसी मौजू पर बात करेंगे कि एक एप्लीकेशन इमरान खान साहब की तरफ से जमा करवाई गई उनकी जुबैर नियाजी साहब की मुद्दत में, एक एप्लीकेशन जिसके ऊपर एफआईआर दर्ज हुई है पुलिस की मुद्दत में। अब बात यह है कि जहां पर मुद्दई और मजरूब एक वो यकीन नहीं है उनको उस एफआईआर के ऊपर जो दर्ज हुई है, तो इसका कानूनी तौर पर क्या मुस्तकबिल होगा। और इमरान खान साहब अगर ये एफआईआर चैलेंज करने जाते हैं तो इसके लिए उनके लिए बेहतरीन लीगल रेमेडी कौन सी होगी? वो हाई कोर्ट में जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में जाएंगी? क्या कहते हैं आप इस बारे में? जी बिस्मिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया आपका। मैं आपको सिर्फ एक बात बताऊं कि इस सारे मामले को पहले कानूनी तौर पे समझना बहुत जरूरी है। इसमें होता यह है कि जब भी कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है तो कोई दरख्वास्त जब किसी पुलिस अफसर के पास या पुलिस स्टेशन में जाती है मुतलका थाने में, तो उसको सेक्शन 154 सीआरपीसी के तहत उस पे एफआईआर काटना लाजमी है। डेफिनेटली विद इन 24 आवर्स सर। सॉरी, विद इन 24 आवर्स जी, विद इन 24, उसी वक्त जिस वक्त भी उनको मिलेगी, नॉट 24 आवर्स। 24 आवर्स भी कोई उसमें जो है वो डिले है, ठीक है। जैसे ही एप्लीकेशन उनको मसूल होगी उसी वक्त उसको फर्स्ट एफआईआर का मतलब है F फॉर फर्स्ट, I फॉर इंफॉर्मेशन, R फॉर रिपोर्टेड। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्टेड, एफआईआर मींस ये है कि पहली इंफॉर्मेशन जो पुलिस को पुलिस स्टेशन में मुहैया हो उस पे वो उसको दर्ज करे। ये सेक्शन 154 सीआरपीसी कहता है। अब जो पुलिस ने इसमें एक चालाकी की वो ये की कि जब दरख्वास्त ये दी गई जुबैर नियाजी साहब की तरफ से, तो उन्होंने उसको अंदराज ही नहीं किया, उस पर डायरी नंबर ही लगाया। तो पुलिस ये कहती है हमें कोई दरख्वास्त मौसूल हुई ही नहीं इन कानून की नजर में, ठीक है। फिर एक सेक्शन है सेक्शन 44 सीआरपीसी, वो ये इजाजत देता है कि जब कहीं पे पब्लिक में कोई हैपनिंग हो तो कोई भी पब्लिक का बंदा आकर उसकी रिपोर्ट कर सकता है, और पुलिस स्टेशन भी एक पब्लिक या पुलिस ऑफिसर भी एक पब्लिक कंसीडर की जाती है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 44 सीआरपीसी। तो पुलिस ने इस सेक्शन 44 सीआरपीसी की आड़ लेते हुए तो ये अपनी मुद्दत में ये मुकदमा दर्ज कर लिया। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर ये 5 दिन तक मुकदमा कोई एप्लीकेशन नहीं थी वहां पे पड़ी तो जिस बंदे को उन्होंने पकड़ के बिठाया हुआ था वो किस कानून के तहत पकड़ा हुआ था? ठीक है, किसी कानून के तहत ही पकड़ के बिठाना था ना। तो असल जो प्रॉब्लम है, क्योंकि एक चीज यहां पर वाजिया मैं करता चलूं, जब भी कोई हैपनिंग होगी उसकी एफआईआर एक ही होगी, चाहे 4 बंदे उस पर दरख्वास्त दें या 5 दें। ये सुगरा बीबी केस है, सुप्रीम कोर्ट की बड़ी वाजिया जजमेंट है 2018 की, सुगरा बीबी केस था जिसमें उन्होंने ये वाजिया तौर पे बता दिया था कि एफआईआर एक ही रजिस्टर होगी। उसके बाद एक एफआईआर रजिस्टर होगी, उसके बाद उसमें अपने बयान देते, ततीमा बयान आता है जिसमें आप सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट जिसको कहते हैं उसमें लोगों को शामिल करें, इन्वेस्टिगेट करें। तो बेसिकली अगर मैं इन शॉर्ट करके आपको बताऊं तो आईजी साहब ने और पुलिस ने कानून की धज्जियां उड़ा के तो सबके सामने से जाके तो उन्होंने एक अपनी मुद्दत में एफआईआर दे दी, क्योंकि शायद वो इतने मजबूर थे कि नहीं कर सकते थे। बहुत बड़ा सवालिया, यही मैं बात करने लगा था कि बहुत बड़ा सवालिया निशान के 5 रोज के बाद ये एफआईआर दर्ज की गई और उसमें मजरूब की मंशा के बगैर और मुद्दई जो इस केस का जिनको जाहिर सी बात है आगे लगाया गया तहरीक इंसाफ की जानिब से, उनकी मंशा के बगैर, तो इस एफआईआर का मुस्तकबिल क्या होगा? और दूसरी बात यह है कि ये किसी और ग्राउंड्स के ऊपर कोई और एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं इस चीज की? नहीं, ये एफआईआर तो एक वाक़े की एक एफआईआर होगी। ये मैंने आपको पहले अर्ज कर दिया कि सोगरा बीबी केस में सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह तौर पे कह दिया था। अब ये अपने बयान देके सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट्स देके उसमें लोगों को शामिल जरूर कर सकते हैं, लेकिन एफआईआर में नाम नहीं आएगा। मैं आपको थोड़ी सी बैकग्राउंड इसकी ये भी बता दूं कि ये इतना खौफ क्यों एफआईआर का। ये भी हो सकता था कि जी नाम दिए, वो नाम लिखते और उसके बाद खारिज कर देते, कहते जी तफ्तीश में शामिल, पता नहीं चला। लेकिन एक हमारे पास एग्जांपल ऐसी है, ये अगर जिनके नाम शामिल किए जा रहे थे वो अंडर सेक्शन 109 पीपीसी के तहत उन्होंने आना था, जिनको नॉमिनेट किया जा रहा था खान साहब की तरफ से। सॉरी, जिनको नॉमिनेट किया जा रहा था इमरान खान की जानिब से। जी, वो सेक्शन 109 में आना था और आज तक सेक्शन 109 में
जब से पाकिस्तान बना तब से लेके अब तक एक ही सजा हुई है, सजाए मौत हुई है, वो जुल्फिकार अली भुट्टो साहब को हुई है। ठीक है, तो इसलिए ये इसका एक खौफ बहुत ज्यादा है कि एफआईआर हमारा सिस्टम इस तरह है कि अगर आप लीगल सिस्टम में एंटर हो जाओ उसमें से निकलना बहुत मुश्किल है। कल को गवर्नमेंट भी बदलनी है, फिर तफ्तीश और तरीके से होगी। इस वक्त तो गवर्नमेंट तो तफ्तीश और होगी। जी, पॉलिटिकली विक्टिमाइजेशन भी तो की जाती है इस तरह की चीजों से। तो सर पॉलिटिकल विक्टिम यहाँ पे एक बहुत सारे लोगों ने एक मौकफ ये भी रखा कि जी जिस तरह ये नाम दे रहे हैं तो ये कल को हर वजीर आजम का नाम एफआईआर में आ जाया करेगा। लेकिन यहाँ पर एक बात समझने वाली है, यहाँ पे किसी साजे माजे गामे पे हमला नहीं हुआ। ये भी जो हमला हुआ वो एक्स प्राइम मिनिस्टर पे हुआ है और ये इस वक्त पॉलिटिकल पार्टी सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी जिसके लीडर पे हमला हुआ है। तो जो इसको जवाब दे होंगे वो भी उतने ही बड़े लोग होंगे जो इतनी ताकत रखते हैं। तो बेसिकली मुझे ये लगता है कि कानून के प्रोसेस को इनको सबुटाज नहीं करना चाहिए था, अकॉर्डिंग टू द लॉ चलना चाहिए था। बहरहाल अभी भी इनके पास एक रेमेडी एक अवेलेबल है कि वो पहली कार्रवाई जो पुलिस कोड है 155 सेक्शन 155 के तहत आईजी के खिलाफ कर सकते हैं। आईजी के खिलाफ तो उनके आईजी साहब के खिलाफ हो सकती है जो अपनी ड्यूटी करने में नाकाम रहे हैं। आईजी के खिलाफ इन ग्राउंड के ऊपर किया जाएगा कि हमें सुना नहीं गया कि ये हमारी मंशा के मुताबिक एफआईआर नहीं रिकॉर्ड करवाएगी। सॉरी दोबारा बताइएगा जी। मैंने कहा आईजी के ऊपर किस कानून के तहत और किन ग्राउंड्स के ऊपर जो है कार्रवाई होगी? ये पुलिस कोड है सेक्शन 155, वो इसलिए हो सकती है कि ऑलरेडी ये दरख्वास्त देखिए उन्होंने उसका इंदराज किया या नहीं किया, लेकिन पब्लिकली ओवरऑल सारों को पता था यहाँ पे एक एप्लीकेशन पड़ी हुई है मुद्दईयों की तरफ से ना, उसमें जुबैर नियाजी मुद्दई थे। तो वो जो सबूत है उनको डिस्ट्रॉय करने में, एफआईआर को डिले करने में, ये डेलिबरेटली जो है डिले जो है उसमें नजर आ रहा है। ये भी किसी खाते में जाएगा, किसी के ऊपर पड़ेगा, कार्रवाई की जा सकती जी। ये डेलिबरेटली डिले जो किया गया है, आपको पता है जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड, तो ये अब ये डेलिबरेटली जो किया गया है ये भी किसी के खाते में पड़ेगी, किसी के ऊपर पड़ेगी, क्योंकि ये भी अपनी जगह पर एक बहुत बड़ा हीनियस क्राइम है। जी, इसमें जो सबसे बड़ी बात ये आती है, अगर एफआईआर हो गई होती पहले हाथ पे ही तो उसकी एक इन्वेस्टिगेशन टीम बन गई होती जो मौका वारदात पे जाकर सबूतों को इकट्ठा करती। एविडेंस को जब तक एफआईआर नहीं हुई होगी तो कोई इन्वेस्टिगेशन टीम भी नहीं तरतीब में आई होगी। तो इसलिए जब आपने कोई टीम नहीं बनाई, वो जाके उन्होंने शायद नहीं इकट्ठे किए, कोई ब्लड सैंपल्स वहां से नहीं लिए, कोई कंटेनर को जाके नहीं देखा, कोई खोल जो है वहां से जाके जो वक्ती कार्रवाई है वो की होगी, बाकी चीजें जो है वो उन्होंने वकूए को नहीं देखा, फिंगरप्रिंट्स नहीं उठाए होंगे, तो ऑब्वियसली ये सारे सबूत वहां से डिस्ट्रॉय हुए हैं। और ये जो सर आप बस अब क्या समझ रहे हैं कि अब ये एफआईआर की तहकीकात, जो एफआईआर के अंदर जो भी वकूआ हुआ है उसकी तहकीकात से ज्यादा हीनियस क्राइम ये हो गया है कि इसको डिले किया गया, और ये उससे ज्यादा जो है डिस्कसेबल होगा, ये वाला जो जिसको डिले किया गया और जिसकी ईमा पर किया गया। जी बिल्कुल ऐसा ही है कि ये उससे ज्यादा हीनियस ये हो गया कि ये कौन लोग हैं जो इसको डिले कराना चाह रहे हैं, और ये कौन लोग हैं क्योंकि सर वो बात तो गई, शवाहिद तो गए, अब 5 दिन बाद 6 दिन बाद उस एफआईआर की अपनी क्रेडिबिलिटी बहुत मशकूक हो गई है, तो वो तो गई।